काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। आज भी मुझे याद है कि जब स्कूल में यह श्लोक हमें पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, तो इसका असर या इसके मायने हमारे लिए अलग होते थे। मात्र एक श्लोक होता था जिसे हमें पढ़ना होता था। लेकिन जब बड़े हुए, यूपीएससी का ये दौर गुजरा, यूपीएससी की तैयारियां करने में जब समय गया, तब इस श्लोक के हर एक शब्द का मतलब समझ में आया। वास्तविकता यह है कि यह श्लोक जो है वह एक सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सेवक जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, जो सिविल सेवक बनना चाहता है, उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र के स्वरूप से। हम सभी को मालूम है कि इस यूपीएससी की तैयारी लाखों बच्चे करते हैं, उनमें से 1000 का सिलेक्शन होता है। मन में बहुत से उथल पुथल होते हैं, बहुत से प्रश्न होते हैं, क्या हमारा हो पाएगा? हमारे तो वित्तीय हालात भी अच्छे नहीं हैं, हमारे पास में तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम इससे तैयारी कर पाए। ऐसे मन में बहुत से विचार हमेशा समय समय पे मेरे मन में भी आते थे, आपके मन में भी आते होंगे। मैं आपका यहां पे स्वागत करता हूं पाथफाइंडर हिंदी पर। मैं दीपक कुमार सिंह। मैं आज आपको एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप कि इन सभी सवालों का जवाब है। और मैं अगर कहना चाहूं, यह कहकर कोई बड़ी बात नहीं होगी, यह एकमात्र जवाब है। जी हां, उन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो गांव में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जो फिनेंशियल वित्तीय स्तर पे मजबूत नहीं हैं, वो हमारी बहनें, वो बच्चियां भारत में एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं ऐसा है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने ना भेजना और बहुत सारी चीजें, लेकिन उनके सपने तो होते हैं। तो जो बच्चियां कहीं ना कहीं समाज के इन कारणों से, एक बोला जाता है कि बंधन में बंधी हुई है, एक पिंजड़े में उनको बांध दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब उनके मुक्त होने का समय आ गया है और हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने सपने को पूरा करने का समय आया है। जी हां, मैं आपको यहां पर आज बात करूंगा और बताऊंगा हिंदी मीडियम की तैयारी और साथ में हमारे बोध बैच के बारे में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। इस बैच की सारी जानकारी मैं आज आपके साथ में यहां पे शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम बोध बैच ला रहे हैं, ठीक है। इस बैच के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों के मन में कुछ चीजें, बोला जाता है ना कि हम तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन तैयारी के दौरान यूपीएससी की तैयारी एक लंबा समय है। इस लंबे समय में कभी कभी विचारों में परिवर्तन, तो कभी कभी हमें डिप्रेशन, ठीक है, एक हिसाब से अगर देखेंगे तो मानसिक तनाव आता है और उस समय लगता है कि तैयारी छोड़ दे। तो वास्तविकता यह है, मेरी बात मानिएगा, कि बड़े बड़े महापुरुष बोल गए हैं कि जिस दिन आपके पैर लड़खड़ाने लगे, उस दिन यह सोच लेना कि यह कार्य वो पहला दिन जब शुरू किया था कितनी एनर्जी के साथ किया था। आप में से बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, क्या जिस दिन आपने अपना वो तैयारी का दौर शुरू किया वो पहला दिन था, क्या वो एनर्जी आज है? नहीं, खो सी गई है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सिविल सर्विस क्यों, आखिर क्यों हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और वह इतना जरूरी हमारे लिए क्यों है। तो जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो हम लोगों को आकर्षित करते हैं सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए। सबसे पहला आकर्षण का केंद्र बिंदु है सार्वजनिक सेवा। जी हां, शब्द तो दो हैं, लेकिन ये दो शब्द के मतलब बहुत से हैं। कहते हैं ना कि चीजें होती हैं, हमारे सामने होती हैं, आसान होती हैं, लेकिन अगर उन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करें तब उसका महत्व समझ में आता है। सार्वजनिक सेवा दो शब्द है, पब्लिक सर्विस दो वर्ड हैं, लेकिन वास्तविकता उसको मालूम है जो कभी अपने माता पिता के साथ में कहीं पे किसी व्यक्ति, किसी समुदाय विशेष, किसी प्रशासनिक में भी, कभी हॉस्पिटल में बहुत संघर्ष किया हो,
उसे मालूम चलता है कि जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं, जब आपको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जब लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है और उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स या आप खुद क्रिटिकल हैं कंडीशन में, उस समय आपके मन में होता है काश में होता है यहां तो ये व्यवस्था चेंज कर देता, इस जगह पे यह व्यवस्था हमें अच्छी मिल सकती थी और हर किसी को एक अच्छा स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो मिलनी चाहिए। वो स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारा है, हॉस्पिटल जो एक फैसिलिटी है जिसमें भी सुधार हो रहा है, लेकिन उस सुधार के लिए उसको हम, उस स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सार्वजनिक सेवा से जोड़ सकते हैं। कहते हैं ना कि शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन उन शब्दों को जब आप समझोगे तो आपको वास्तविक उसका जो अर्थ है वह पता चलेगा। दूसरा है चुनौतीपूर्ण और गतिशील कार्य। अगर आप ऑफिस में बैठकर कुर्सी तोड़कर कार्य करना चाहते हैं तो यह नौकरी आपके लिए नहीं है। अगर आप रोड पर उतरकर कार्य करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के बीच में रहकर लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो यह नौकरी आपके लिए। और वे बच्चे जो हैं वह इसकी तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर यह भावना होती है। मैं एक एग्जांपल छोटा सा बताऊंगा, एक सिविल सर्वेंट का एग्जांपल बताऊंगा। मऊ में हो गया था दंगा, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां के अधिकारी साहब की घर में डेथ हो गई, मां की डेथ हो गई, और मृत्यु के बाद में उनको जाना था घर। ट्रेन में बैठकर उतर गए, बोले कि नहीं अगर मैं अंतिम क्रिया तो कुछ दिन बाद कर दूंगा, लेकिन अगर मैं अभी उतर गया तो मालूम नहीं कितने बच्चे अपनी मां खो देंगे और कितनी माएं अपने बेटे खो देंगे। क्या ये चुनौती, ये भावना हम में हर किसी में है? नहीं, ये जज्बा उसी में है जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है या सिविल सेवक जो हैं। तो वास्तविकता दूसरा है, और ऐसे हम में से बहुत से लोग हैं जो हम इस कार्य की इसकी तैयारी के दौरान अपने आप को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है आपका कैरियर में प्रगति के अवसर। सिविल सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपकी प्रगति होती रहती है, क्योंकि यहां पे आपको दायरे में बांधा नहीं जाता है। अगर आप सच में कार्य करने आए तो आप मन लगाकर कार्य करके आपके कैरियर में प्रगति होती रहती है। ये खैर उन दो शब्दों के आगे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन खुद स्वयं एक मेरे अंदर मैं भी तो है, उस मैं को जगाने वाला यह है। कैरियर में प्रगति के अवसर भी हैं। शक्ति और प्रभाव, कहते हैं ना कि जब शब्द के मीनिंग अलग लो तो चीजें अलग होती हैं। मेरे यहां पर शक्ति एवं प्रभाव का मतलब कहने का है आपके पास में वह पावर होगी जिससे एक गरीब जिसके आंखों में आंसू होगा वो आप पहुंच पाओगे। आपके अंदर वह प्रभाव होगा कि किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष के साथ गलत होगा। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपका प्रभाव है कि आप अपने प्रभाव के द्वारा उस गलत होने वाले कार्य को रोक सकते हो। आपके डिसीजन मेकिंग से कई लोगों की जान बच सकती है। तो वास्तविकता यहां पर यह पॉजिटिव सेंस में है, शक्ति और प्रभाव आपके पास। फिर है प्रतिष्ठा और सम्मान, बोलने की बात नहीं है। यूपी बिहार में तो खासकर, या फिर उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां तो और भी, अगर आप कलेक्टर हो गए तो आप भगवान से थोड़े ही कम हो भाई साहब। उन लोगों ने तो भगवान ही मान लिया। क्यों ऐसा? बात केवल पैसे की, बात केवल शक्ति की नहीं है। बात यह है कि जब आप अधिकारी बनते हो, आसपास के लोग, आपके जिले के लोग, आपके क्षेत्र के लोग आपके साथ में एक आशा रखते हैं। आपकी सफलता में मामला उनकी खुशी छिपी हुई है। आप सफल होते हो, लगता है हमारे लिए कुछ कार्य करेगा, हमारा अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। उस अच्छे दिन की खुशी के लिए एक आधार हो आप, इसलिए तैयारी करनी है। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को अच्छा बना लिया ना, जिस दिन आप सिविल सेवा की तैयारी केवल अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि इन सभी कारणों के लिए करोगे ना, उस दिन कभी भी आपके पैर डगमगाएंगे नहीं, कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ना मानसिक तनाव होगा, क्योंकि हर समय अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत होगी। जिस उम्र में आप मिनिमम एज है जो हमारे यहां फॉर्म भरने की, उससे मात्र 1-2 साल आगे बढ़ जाइए। 2 साल। एक बालक था जिसने आजादी के लिए
कहीं ना कहीं शहादत को प्राप्त कर लिया। मैं 2 लाइन से समझाना चाहूंगा। हे आजादी, मैं राख बनकर सतलज नदी में बह गया, मत पूछ तेरी जुदाई कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है दुल्हन तेरा घूंघट उठाना रह गया। मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, दुल्हन का मतलब आजादी, और मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह की। शहीद भगत सिंह वह बालक जो इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। उससे कभी पूछा गया कि अरे भाई सही भगत शादी नहीं करेगा? तो बोला कि अगर मैं इस जन्म में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन आजादी होगी। उसने व्यक्ति ने दुल्हन के एक आजादी को लेकर कितनी अच्छी बात बोली। क्या वो मोटिवेशन नहीं था? लोग तो लाखों थे लेकिन हर कोई भगत नहीं था। इसीलिए बोलता हूं 6 लाख लोग पेपर देंगे, सीट 1000 है, लेकिन मेरी बात मानिएगा, जो मोटिवेशन आपके अंदर होगा वह मोटिवेशन ही आपको 1000 में 1 सीट दिलाएगा। या मान के चलिएगा कैसे भगत ने बोला कि राख बंद कर सतलज नदी में बह गया, मतलब कुर्बान हो गया। मत पूछ तेरी जुदाई में कैसे सह गया, मतलब बिना आजादी प्राप्त किए अगला कुर्बान हो गया। है शहादत की खुशी, मतलब बहुत अच्छी बात है, शहादत की खुशी है। चूम कर फांसी के फंदे को चूमता है एक बालक, और जाते जाते गम भी, लेकिन एक गम है, ए आजादी तेरा ए दुल्हन तेरा घूंघट उठाना रह गया, मतलब आजादी को देखना रह गया। उस आजादी की कसर के, उस आजादी को देखे बिना उस आजादी के फंदे को चूमते हुए जो शहादत के फंदे को, वह शहीद हो गया। ये वो भारत है, ये उन लोगों का देश है। मैं मानता हूं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर तैयारी के दौरान में आपका लक्ष्य बहुत सी चीज़ों से, सार्वजनिक लोगों की भलाई से, पब्लिक आपके आसपास के लोगों की भलाई से, शोषण के अत्याचार को खत्म करने से, लोगों का भला करने से जुड़ा है, तो आपके पैर कभी नहीं हिलेंगे और न डगमगाएंगे। आप चलते रहोगे और सफलता हासिल करोगे। चलिए, ज़्यादा तो नहीं हो गया। मैं एक्चुअली वीर रस का भी थोड़ा बहुत मेल लेकर ही चलता हूं, ठीक है? तो अगर ज्यादा हो गया तो क्षमा करिएगा। देखेंगे सिविल सेवा क्या है। बोला जाता है कि सिविल सेवाएं उन सरकारी अधिकारियों के निकाय को संदर्भित करती जो नागरिक सरकारी क्षेत्र द्वारा नियोजित होते हैं। मतलब अगर आप सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हो, मतलब जो सब तैयारी करते हो, तो उसकी कुछ विशेषताएं जान लो। सबसे पहली बात है भर्ती और चयन, ठीक है? सिविल सेवा में आपका भर्ती होता है, आप चयनित किए जाते हो, योग्यता आधारित प्रणाली है। मतलब भाई साहब यहां पे ऐसा नहीं है कि फलाने अधिकारी के चाचा के बेटे जो हैं वो अधिकारी बन जाएंगे, नहीं, अगर आप योग्य हो तो चुने जाओगे। और हमें मालूम है इस धरती ने इतने योग्य वीरों को पैदा किया है जिनकी असली जगह जो है वो यही है, और ये योग्यता के द्वारा ही है, ठीक है? यही देखेंगे पदानुक्रम और कैरियर की प्रगति, ठीक है? हमारे यहाँ पे एक हायरार्की सेट होती है, आप जाओगे, आप एक हायरार्की में काम करोगे, आपके धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ेगी आपके कार्य को देखते हुए, और यहाँ पे आपका ग्रोथ भी है और एक हायरार्की भी है, जहां पे आपको ये भी पता चलता है कि आपके अंडर भी बहुत लोग कार्य करेंगे और आप कुछ लोगों के अंडर में हो, और आपकी एक प्रगति होती रहेगी और आप मिलकर सिस्टम को सही करते हैं। नीति और कार्यान्वयन और प्रशासन की बात होती है। मतलब अगर आप किसी मंत्रालय में गए तो आप वहां पर पॉलिसी मेकिंग करोगे, नीतियां बनाओगे, लोगों का भला करने का कार्य वहां बैठकर भी करोगे, और अगर आप प्रशासन में हो तो लोगों के बीच में खड़े होकर करोगे। या दोनों अवसर आपको मिलते हैं सिविल सेवा में। उसके बाद देखेंगे सार्वजनिक सेवा वितरण, ठीक है? आप यहां पर एक हिसाब से पब्लिक के बीच में जाकर आप उनको सेवाएं प्रदान करोगे, उनके दुखों को खत्म करोगे और उनका सहारा बनोगे। इस उम्मीद के साथ में मान लीजिए कि मेरा तो मानना यही है, हम दुख में होते हैं, हम भगवान को याद करते हैं। वास्तविकता यह है कि अगर आपने सही से कार्य कर दिया तो उन लोगों के भगवान हैं आप, और गैर राजनीति को तटस्थ होता है। मतलब इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिनको तटस्थ रहना है वो रहते हैं, जिनको न्यूट्रल रहना है रहते हैं।
कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और वह हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र की भलाई, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो बच्चों ये आपका सिविल सेवा है। लेकिन अब आता है कि सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य मैं बताता हूं आपको, स्वयं पर विश्वास रखना। जी हां, स्वयं पर। अगर आपका स्वयं पर विश्वास नहीं है, अगर आप स्वयं के ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो जब स्वयं पे विश्वास नहीं है तो आप क्या लोगों की भलाई करोगे, क्या कार्य करोगे और कैसे सिलेक्शन लोगे। क्योंकि इस पूरे पैटर्न में बहुत सारे पेपर्स हैं, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू तक जाना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज, सबसे पहली कड़ी क्या, सफलता की ये सीढ़ी जो है ना, वो पहली सीढ़ी जो शुरू होती है वो स्वयं से होती। अगर आपका खुद पे विश्वास है, अगर आपने खुद को सक्षम मानना शुरू कर दिया है, तो याद रखिएगा अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको वह सफलता मिलकर रहेगी। कैसे करें अपने सामर्थ्य की पहचान, अपने आप को स्वयं में विश्वास कैसे करें। सबसे पहला विगत तैयारी का विश्लेषण करें। आप पीछे जाकर देखिए, क्या हमने स्कूल में कोई चीज हासिल की थी? हां, हासिल की थी। हमने कहीं और भी कोई चीज हासिल की है? हां, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी जगह हो, अगर कहीं आपने सकारात्मक रूप से कुछ हासिल किया है तो वह आपको मोटिवेट करेगी, वो आपको प्रेरणा देगी कि भाई तू आगे चल, तेरे तू सक्षम है, तू कार्य करके देखेगा। तो पहले आप ये देखो कि आपकी जो विगत तैयारियों का विश्लेषण है वो करिए, अपनी रुचि और कौशल की जांच करें। देखें कि आपकी रुचि किस में है, आपका स्किल क्या है, उस तरीके से कार्य करना शुरू करें। रुचि कुछ सब्जेक्ट में है, उनको अच्छा प्रिपेयर करें, जिनमें नहीं है उनमें आप उसके स्वॉट एनालिसिस को करते हुए उसको बाइफरकेट करके पढ़ें। वो सब मैं आपको क्लास में बताऊंगा। थर्ड है आपका विषय एवं विषय प्रवीणता, सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है, ये बहुत जरूरी है। आपके क्या, आप समझे कि किस विषय की आप तैयारी कर रहे हो, किस विषय में दक्षता, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और फिर आता है मॉक टेस्ट और अभ्यास। तैयारी के दौरान बहुत जरूरी है टेस्ट दे, क्योंकि मैंने बहुत से टॉपर से सुना है कि जितना ज्यादा उतना टेस्ट दे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मॉक टेस्ट और अभ्यास जो है वो भी आपको करते रहना चाहिए, इसमें निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि अगली बात हमारी निरंतरता है। ये नहीं कि इन चीजों को आपने देखा और मॉक टेस्ट 2 दिन दे दिया, फिर बोले चलो 2 महीने बाद देंगे, काम नहीं बनेगा। वास्तविकता काम तब बनेगा जब निरंतरता हमेशा रहेगी। मैं बात करता हूं विषय कौशल की, इसके साथ में सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होने के अलावा आपके अंदर एक विषय कौशल, अंतः विषय कौशल होना चाहिए। कैसा अंतः विषय कौशल? आपको सब्जेक्ट को कोरिलेट करना आना चाहिए, आपको दूसरी जो आपकी स्किल्स हैं उसको भी आपको देखना चाहिए। और इन सभी चीजों से अगर आप अपने आप को आगे लेकर चलते हो तो सफलता आपके बहुत करीब होती है। फिर है समय प्रबंधन। हम सभी को मालूम है इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। हम आपके लिए बोध बैच में ये पहले से ही ला रहे हैं। हम केवल मॉर्निंग और इवनिंग की क्लास दे रहे हैं, सुबह और शाम 2 क्लास, ताकि आपको सेल्फ स्टडी का समय मिला और सिलेबस टाइम पे पूरा होगा। हम आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, एक कंटिन्यूटी के साथ में, निरंतरता के साथ में तैयारी कराने वाले हैं। और फिर आता है आपका सलाह। समय समय पे जब डिमोटिवेट हो, बहुत सारी चीजें हो, तो वहां पे बहुत जरूरी होता है कि आपको कोई एडवाइस दे। किसी सब्जेक्ट में तैयारी नहीं आ रही तो उसके लिए हम शिक्षक आपके साथ हमेशा 24/7 जुड़े हुए हैं। कभी कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल डायरेक्ट बिना हिचक के पूछ सकते हैं। तो एक हिसाब से बोला जाता है कि अपने सामर्थ्य की पहचान करने के लिए इन चीजों पे तो ध्यान दें, और साथ में आपके सामर्थ्य की पहचान करने में हम पाथफाइंडर की ये टीम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। तो ये बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको नॉर्मली मालूम है। अभी मैं इसका एक डिटेल सिलेबस लेकर आऊंगा और बुक लेकर आऊंगा, बुक डिटेल्स। तो जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स 200 है, ड्यूरेशन आपका 2 आवर होता है, और नेगेटिव जो होता है मार्किंग 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये पूरा पेपर आपको 2 घंटे में करना है, और 2 घंटे में आपको कट ऑफ निकालनी है। जो बच्चे जितने गुना लिए जाएंगे वो कट ऑफ, अभी मैं आगे कट ऑफ पे बात करूंगा, और फिर आपका सिलेक्शन होता है।
लेकिन जरूरी बात है कि जीएस पेपर 1 में सिलेक्शन तभी होगा जब जीएस पेपर 2 सीसेट निकलेगा। इस बार सीसेट में बहुत से बच्चों को चैलेंज मिला है, चुनौती मिली है। और मैं बताऊं आपको, ये जो हमारी चैलेंज और चुनौती है, ये जो हमें यहां पे चैलेंज और चुनौती मिली हुई है, इसके लिए पाथफाइंडर में इम्तियाज सर अलग लेवल पे आपको सीसेट पढ़ाने वाले हैं। और ये जो सीसेट है ये 33 मार्क्स क्वालिफाइंग है, ठीक है, और इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां पे भी है। यहां पे आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा और क्वालिफाइंग मार्क 33% लाना पड़ेगा 2 घंटे के अंदर। बच्चों को इस पेपर निकालने में इस बार बहुत समस्या आई है, उसके लिए हमारा फोकस स्टार्टिंग से, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस का सिलेबस आ जाता है। मेंस में अगर आप देखेंगे तो एक आपके तो 5 पेपर हैं, और अगर एसए मिला ले तो टोटल, अगर वो मतलब एसए मिला ले तो टोटल 5 पेपर है, जीएस के 4 पेपर है, ठीक है, और साथ में क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो पेपर 1 एसए है, ठीक है, पेपर 2 जनरल स्टडीज, ठीक है, पेपर 3 आपका जीएस पेपर जो 2 है, पेपर 4 आपका जीएस पेपर 3 और पेपर 5 जीएस पेपर 4 है। फिर आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं पेपर ए और बी, एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, इंडियन लैंग्वेज, वो आप ले सकते हो। ये क्वालिफाइंग है, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है। 25% आपको क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट होता है। और आपके ऑप्शनल के पेपर, ऑप्शनल का आपका सब्जेक्ट, इसके 2 पेपर ये होते हैं, ठीक है, तो 2 पेपर ऑप्शनल, 5 पेपर ये और 2 क्वालिफाइंग पेपर ए और बी। तो जब ये क्वालिफाइंग होता है तब आपके इनके मार्क्स आते हैं और फिर जाकर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। अब मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में 2021 का जो जनरल का कट ऑफ गया वो 87.54, मतलब 43 पॉइंट समथिंग, लाइक 44 क्वेश्चन अगर आपने किए तो आपका सिलेक्शन हो गया जनरल में। ईडब्ल्यूएस में आपके 80 पे सिलेक्शन हो गए, 40 और 41 क्वेश्चंस अगर आपने सही किए। ओबीसी में आपका 84.85, एससी में 75 और एसटी में 70, और अगर आप देखेंगे कि पीएच कैटेगरी में जो हैंडीकैप कैटेगरी उसमें 43 to 68, अलग अलग डिफरेंट कई सारी कैटेगरी है। तो कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं है, आखिर क्या समस्या आती है स्टूडेंट्स के सामने, कट ऑफ कम क्यों हो रहा है और स्टूडेंट्स के सामने समस्याएं क्या आ रही हैं? जानते समस्या क्या है? समस्या यही है कि हर कोई भगत नहीं हो सकता, हर कोई भगत सिंह नहीं हो सकता, हर कोई वह शहादत का उस लेवल पे, कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा नहीं है किसी के पास में। मैंने देखा है, मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूं और 9 साल में मैंने बस एक ही चीज देखी है कि मेरे पूरे 9 साल के टीचिंग करियर में जो निरंतर रहा है वह सफल रहा है। इस बार का हिंदी मीडियम का एक मेरा स्टूडेंट है शुभम सिंह राठौर, वह बच्चा 2017 से पढ़ रहा है। निरंतरता देखिए, वो 12th के बाद से ही लग गया, बिल्कुल शांत, ना सोशल मीडिया पे होना ना कुछ, और एक निरंतरता से उसने एग्जाम निकाला, सिलेक्शन तो हुआ। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो निरंतरता अगर है तो आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ कम जा रहा है, आपके पास अच्छा चांस है, थोड़ी सी मेहनत और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा चार्ट है कट ऑफ का, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बोध बैच के बारे में। जी हां, आप सभी को मालूम होगा कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे 1 लाख 1.5 लाख, बहुत सारे, मतलब अगर आप देखोगे तो कोचिंग शुल्क 70,000 रुपए तक, कोई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक फीस जा रही है, आपको नहीं देनी है। यहां पे आपको यह कोचिंग मतलब सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी, 900 घंटों से ज्यादा का क्लास होगा, लाइव टेस्ट होगा, 100% सिलेबस कवर होगा। ये सब केवल मात्र 7,999 में अवेलेबल है, मतलब 7,999 रुपए में। अगर आप किताबें खरीदोगे ना, इससे ज्यादा लग जाता है। दिल्ली में बच्चा रहता है ना, उसका मंथली एक्सपेंस 20,000 है, बहुत बहुत पैसा रोक के, और बहुत ही
मतलब कंजूसी करके भी रहे, अगर कंजूसी क्या कह सकते, शब्द सही नहीं होगा, मतलब बहुत अपने आप को एक दायरे में भी रखे ना, अपनी जरूरतों को, अपनी मांगों को, डिजायर तो छोड़ो, अपनी डिमांड को भी अगर रोक के रखे ना, तो भी 10,000 लग जाते हैं। फिर भी आप देखिए 2-3 साल बाद लोगों को लौटना पड़ता है, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें निरंतरता चाहिए। अगर वही शिक्षक जिनसे पढ़ने के लिए लोग 1.5-2 लाख रुपए दे रहे हैं, वही शिक्षक आपको 7,999 में मिल रहा है, यह इसीलिए मैं इसे क्रांति शब्द का नाम देता हूं, इसीलिए मैं इसे हिंदी माध्यम में क्रांति शब्द का नाम देता हूं। और जो आपको जिस लेवल पे पढ़ाया जाएगा उसकी क्लासेज आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी इसी चैनल पे। अभी आप हमारे वेद सर की क्लास देख रहे हो, इम्तियाज सर की क्लास देख रहे हो, अभी आप अमित सर की क्लास देखोगे, मेरी क्लास देखोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार ये क्वालिटी। मैच करिए, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता हम क्या दे रहे हैं आपको। ठीक है, 15 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रहा है, तो लेट नहीं करना है। ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू रहेगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा। 15 जुलाई से बैच होगा, सोमवार से शनिवार होगा, सुबह 1 घंटे, सुबह 2 घंटे क्लास, शाम को 2 घंटे, डेली 2 क्लासेज होंगी और इसका प्राइस केवल 7,999 है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है जो मैंने आपको अभी बता दिया, पूरा 100% सिलेबस वगैरह। ठीक है, अब मैं बताऊं, क्लास खत्म होती है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टीचर से बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, अपने संदेह का निवारण करिए। टेस्ट सीरीज में आपको 40 प्रीलिम्स के 10 मेंस के टेस्ट मिलेंगे। व्यापक अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एक हिसाब से बोला जाता है कि सीसेट जो है वो पूरा कंप्लीट होगा, और महत्वपूर्ण जो आपके इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, उन सभी चीजों को भी हम यहां पे कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग पढ़ा तो देते, आज भी लोग ट्रेडिशनल पढ़ाने वाले हैं, बच्चों को प्रेजेंट से जोड़ेगा कौन? हम जोड़ेंगे, क्योंकि आज वास्तविकता यही है कि प्रेजेंट में जो हो रहा है वो पास्ट के टॉपिक को जोड़कर यूपीएससी पूछ रहा है, वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इसी बैच में। तो मैं यहां पर दीपक कुमार सिंह पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूं, 50,000 से ज्यादा बच्चों को जो है मैं गाइड कर चुका हूं। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखें, 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं। ऑफलाइन में करीब 50,000 से ज्यादा बच्चों का मार्गदर्शन किया है। बहुत सारे हमारे सिलेक्शंस रहे हैं, और मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं कुछ सब्जेक्ट। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि 15 जुलाई को आपके बैच का ओरिएंटेशन मैं करूंगा। फिर आप देखेंगे 15 जुलाई से मेरा स्टार्ट हो रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, 23 नवंबर से मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारतीय समाज जो आपकी इंडियन सोसाइटी GS1 का सेगमेंट है वो भी मैं लेने वाला हूं 16 अक्टूबर से। भारतीय अर्थव्यवस्था मेरा 30 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। सामाजिक न्याय जो सोशल जस्टिस है वो 18 अक्टूबर से, और पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद का भारत 9 अक्टूबर को मैं कराने वाला हूं। तो ये जो है एक डेट है, टेंटेटिव डेट है। ठीक है, यही आपका ये एक प्रॉपर जो स्वरूप होगा, ये स्टार्ट होगा, ये मैं आपको कराने वाला हूं। याद रखिएगा, बात ये नहीं है कि बैच 7,999 का है तो क्वालिटी। हम ही वो शिक्षक हैं जो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, मतलब ये जो आपके ऑनलाइन के पहले बच्चे आते थे 1.5-2 लाख रुपए देकर पढ़ते थे, लेकिन आज डिजिटल रेवोल्यूशन जो आ गया उससे हमारी कॉस्ट जो है ना वो कम हो गई। अब हम आपको इतने में भी दे सकते हैं, क्योंकि इस समय हम भारत के गांव गांव तक अनअकैडमी पाथफाइंडर के थ्रू भारत के गांव गांव तक एक नया सपना लेकर, एक नए विचार को लेकर, एक नई क्रांति को लेकर आगे बढ़ रहा है। और हम अब इस क्षेत्र में, खासकर हिंदी में माध्यम यूपीएससी में, एक नया इतिहास रचने की तैयारी में। अब मैं यहां पर वेद सर को बुलाना चाहूंगा। वेद सर आपको बताएंगे कि सर के कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर अमित सर और बाकी सर लोग आएंगे और सभी बताएंगे वो किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट कराने वाले हैं और कैसे क्या क्या कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप वेद सर का एक बार देखें कि कैसे सर पॉलिटी कंप्लीट करने वाले हैं। सर का इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब बाकी वेद सर आपको बताएंगे। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दीपक सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस प्रकार से हम लोग अलग हैं, किस प्रकार से हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हम उन छात्रों के लिए लगातार लगे हुए हैं दोस्तों, जो छात्र आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, है ना। तो दोस्तों कई बार हम कहते हैं ना, जैसे कि
स्वतंत्रता है हमारे पास, जब हम कहते हैं कि हम एक लोकतंत्र में है, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, और जब आप लोकतंत्र में होने के बाद ये बात सोचते हैं कि क्या मेरे पास 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए देने के पैसे हैं संस्थान को, तो आप ये बात है कि नहीं मेरे पास, मैं उतना सक्षम नहीं हूं या मेरा परिवार उतना सक्षम नहीं है कि वो मुझे 2.5 लाख रुपए में या 2 लाख रुपए में कोचिंग करवा सके, तो क्या उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अब वैसी बात है दोस्तों, ये सब चीजें तो आपको आर्टिकल 21 ने दे ही दी हैं। आपको जब कह दिया है कि आपके पास जीवन जीने का अधिकार है, तो उस जीवन जीने के अधिकार में ही अंतर्निहित है कि विद डिग्निटी, यानी कि सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार आपको दिया गया है। तो अब ये सम्मान कहां से आएगा? शिक्षा से आएगा। शिक्षा तो दोस्तों बहुत महंगी है, 2-2.5 लाख रुपए, और जब 2-2.5 लाख रुपए की शिक्षा है तो दोस्तों आप शिक्षा ले नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपके पास डिग्निटी नहीं है, और डिग्निटी नहीं है तो दोस्तों आर्टिकल 21 भी आपका खतरे में है। और ऐसे में दोस्तों हम कहते हैं कि हमारे पास स्वतंत्रता है, पर हमारा ये मानना है कि आपको वो स्वतंत्रता हम प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों देखिए, जब आप पढ़ते हैं स्वतंत्रता समानता जैसे विचार, हम लोग उसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक सबके पास स्वतंत्रता नहीं होगी, और सबके पास स्वतंत्रता मतलब हर किसी चीज की स्वतंत्रता, अब वो स्वतंत्रता चाहे वो वोट डालने की हो, चाहे वो पढ़ाई करने की हो, अब वो स्वतंत्रता आपकी बाधित हो रही है इतनी बड़ी फीस देखकर। लेकिन हमने क्या किया है, हमने उस स्वतंत्रता को आप तक अवेल करवाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी स्वतंत्र हो, आप उसी उच्च दर्जे की, आप उसी तरीके के शिक्षकों से, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, आप उनसे पढ़ने में एक तरीके से काबिल हो, आप पढ़ सकें। और बाकी आपको काबिल बनाना, आपको आईएएस बनाना, आपको पीसीएस बनाना, दोस्तों ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, जो दायित्व हम अपनी ओर से पूरी तरीके से निभाएंगे। तो ये जो हम जब बात करते हैं, जब आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं, इस पॉलिटी में आप पढ़ते हैं समानता जैसे विचार, आप पढ़ते हैं स्वतंत्रता जैसे विचार। दोस्तों समानता कब आएगी? समानता जब आएगी जब आपको स्वतंत्रता होगी, और स्वतंत्रता मैंने अभी आपसे कहा आर्थिक स्वतंत्रता, और उसके बाद ही आप अपेक्षा कर सकते हैं कि समाज में समानता होगी। तो हमारा जो विचार है, हमारा यही विचार है कि भारत के प्रत्येक बालक तक, भारत के प्रत्येक बच्चे तक ये समानता का जो विचार है ये पहुंचे। वो केवल आर्थिक विषमता के चलते इस चीज से दूर ना हो जाए कि वो तैयारी ना कर पाए। तो हम आप सबको दोस्तों मौका देना चाह रहे हैं, हम आप सबको मौका देते हैं कि आप लोग मात्र, जैसे कि सर ने बताया अभी, दीपक सर ने, कि मात्र 8,000 रुपए, दोस्तों जिसे कहते हैं कि मात्र 8,000 रुपए में आपको चीजें दी जा रही हैं, जो चीजें नॉर्मली आप देखते हैं कि कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के करीब होती हैं, ये आपको केवल 8,000 में मिल रही है इस बौद्ध बैच में। अब दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि सर 8,000 में मिल रही है, तो दीपक सर ने भी बताया कि सर 8,000 में मिल रही है, तो हो सकता है कि बच्चा हम पर डाउट करे कि सर तो ऐसा क्या है कि आप 8,000 में दे रहे हैं और बाकी जो है वो हमको इतना 2 लाख, 1.5 लाख इसके ऊपर है उनकी फीस। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है, मैंने अभी आपसे कहा, आर्थिक समानता का विचार पूरे देश पर लागू करना। संविधान की प्रस्तावना ने भी यही उद्देश्य के रूप में दिया हुआ है। डीपीएसपी जब आप पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में, भाग 4 संविधान का आप देखेंगे जो दिया हुआ है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व, उसमें भी आर्थिक समानता की बात है, आर्थिक न्याय की बात है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात है। अरे ये सवाल यूपीएससी में भी आया हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में आप लोगों को सक्षम बनाना, वो जो संविधान चाहता है, वो जो संविधान का उद्देश्य है, बस उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा ना रह जाए दोस्तों, वंचित ना रह जाए, जिस तक ये संसाधन ना पहुंचे, जो इस शिक्षा से वंचित रह जाए। और इस शिक्षा को सब तक पहुंचाने का हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि हम इस फीस को क्या कर दें, हम इस फीस को इतना न्यून कर दें, इतना नॉमिनल कर दें कि भारत का प्रत्येक छात्र इस तैयारी को कर सके, कम से कम इस तैयारी को कर सके। तो जीवन में कम से कम ये तो ना सोचे कि मैं तैयारी नहीं कर पाया, ये कुछ कारण थे, और कुछ कारणों में सबसे बड़ा कारण तो आर्थिक ही होता है, इकोनॉमिकली सबसे बड़ा रीजन होता है। तो दोस्तों ऐसे में हमारा उद्देश्य आप लोगों तक सस्ते दाम पर, और ये दोस्तों ये तो बहुत नॉमिनल है, 8,000 रुपए फीस क्या ही होती है, मतलब इस दाम पर आपको, इस शुल्क पर आप लोगों को उच्च शिक्षा का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की आईएएस बनाने की जो शिक्षा है, जो नॉलेज है, जो मेंटरशिप है, ये सब हम आपको देने का काम करने वाले हैं इस सेशन में। और जैसा कि हो सकता है कि इसमें कई सारे बच्चों का डाउट हो कि सर 8,000 में हम कैसे चीजों को देख लें, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज सोशल ऑडिट का जमाना है। सोशल ऑडिट का मतलब है कि आपके सामने बथेरों चैनल्स हैं, आपके सामने बथेरों इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी संस्थाएं आपके सामने हैं। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल सोशल एडिट करना है। ऑडिट करना मतलब आप जाइए, आपका जो फैकल्टी है, मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ इन पॉलिटी, दीपक सर यहाँ पढ़ाएंगे कंटेंट, अमित सर हैं, इम्तियाज सर हैं, और जो फैकल्टीज हमारे साथ में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप इनको कंपेयर कीजिए जहां पर आपको लगता है कि ये फैकल्टी इतने पैसे लेकर पढ़ाता है,
यदि आपको क्वालिटी समझ में आती है तो, क्योंकि ये तो दोस्तों ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई छुपी बात तो है नहीं कि हमने आपको चार दीवारी के भीतर बुलाया और पढ़ाना शुरू कर दिया कोई भी फीस लेकर। ये तो सामने है आपके, जो मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, यदि आपको समझ में आती चीजें कि नहीं सर हमको आपसे ज्यादा समझ में आ रहा है, या चीजें हम हो सकता है आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे, तो वैसी बात है आप मुझे चुनेंगे, आप हमारी टीम को चुनेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं सर आपने कहा था सोशल ऑडिट है और आप चूंकि इस पैमाने पर खड़े नहीं उतरे, या फिर सर कुछ समस्या हमें रही, तो अब वैसी बात है दोस्तों, यू आर हैविंग राइट टू लाइक फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप जहां चाहें आप वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आप एक मौका दें। और उस मौका देने का मतलब यह है कि आप कम से कम हमसे जुड़ें, उस विषय को लेकर आप हमसे जुड़ें। हमारी कक्षाएं YouTube पर होती हैं, YouTube पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आप कंटेंट चेक कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपकी दिशा में बहुत बड़ी, जो जिसे कहते हैं कि सहायक होती हैं, ये उस सहायक के रूप में आपके साथ में रहने वाली हैं। हमारा जो ओरिएंटेशन है, हमारी जो क्लास होने वाली है, वो सिलेबस ओरिएंटेशन रहेगी, मतलब सिलेबस को हमने टारगेट करके चलना है। जो सिलेबस है, जो यूपीएससी पूछता है दोस्तों, पिछले 8 वर्षों का मुझे एक्सपीरियंस है इंडियन पॉलिटी, पीएसआईआर और आप लोगों का गवर्नेंस को टीच करने का। और यकीन मानिए आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं आया इंडियन पॉलिटी का जिसमें कहीं पर भी बच्चे को कोई समस्या हुई हो जब उसने पढ़ा है इंडियन पॉलिटी को, क्योंकि हमारा दोस्तों अप्रोच ही वो होता है, हमारा अप्रोच ही वो होता है। तो ऐसे में सोशल ऑडिट का मतलब हो गया कि आपके सामने सभी शिक्षक होंगे, भारत के सभी शिक्षक हैं, कोई शिक्षक कम या बड़ा नहीं होता। बात होती है समझ की, कि आपका टोनिंग उस शिक्षक से कैसा बन पा रहा है, क्या आप उस विषय को सही तरीके से उनसे समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो इसी उद्देश्य को आगे लेकर हम बढ़ने वाले हैं बोध बैच में, जो आने वाला है आपका 15 जुलाई को। और आपके सामने जो सबसे बड़ा हर्डल होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा यही जानना चाहता है कि सर फीस कितनी है। तो दोस्तों ये फीस नहीं, एक तरीके से ये मतलब मान लीजिए कि एक नॉमिनल सा शुल्क है जो आपको देना है एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक बहुत अच्छी मेंटरशिप प्राप्त करने के लिए। इसमें आपको 900 प्लस घंटे की क्लास मिलने वाली है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो हम पूरा करने वाले हैं आपके साथ में। इसके अलावा लाइव टेस्ट होंगे, 100% सिलेबस कवरेज। मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा जो एक तरीके से अप्रोच होगा वो सिलेबस को लेकर चलना है, अनाप शनाप चीजों को लेकर नहीं, सिर्फ सिलेबस को बांध कर चलना है। यदि हम बात करें दोस्तों आगे, बाकी सर ने आपके सामने कट ऑफ की बात कर ही दी है कि किस प्रकार से कट ऑफ रहा है। यहां पर जो मेरा रोल होने वाला है वो होने वाला है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर को लेकर। दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो लगभग 14 से 15 सवाल और एंड एवरेज होते हैं। एवरेज रूप से 15 तक सवाल आप लोगों के इंडियन पॉलिटी से आते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि लगभग 30 नंबर आप लोगों को इंडियन पॉलिटी दिलाता है जितने पेपर अब तक हुए हैं उनमें। एक एवरेज की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। अगर हम बात करें 2023 के प्रीलिम्स पेपर की, इसमें भी लगभग 14-15 सवाल आए हैं। और आप जब कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों, तो कट ऑफ रही है लगभग 45 से 48 के बीच में। तो यहां पर अगर आपके पास 15 सवाल हैं, इसका मतलब है कि आपको 30 सवाल और करने हैं। और आपके पास इतने सारे विषय हैं, जिसमें से एक विषय पॉलिटी आपको, केवल एक पॉलिटी आपको 15 क्वेश्चन देता है, मतलब 30 मार्क्स देता है दोस्तों। तो ये वाला सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा आपका इस बोध बैच में। और यकीन मानिए जब मैं कह रहा हूं, गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि एक भी सवाल आपकी क्लास के बाहर नहीं आएगा, जिसका मतलब होता है दोस्तों मैं आपके प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहने वाला हूं, पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहने वाला हूं। आपके सेशंस बड़े होलिस्टिक होने वाले हैं, समग्र रूप से आप चीजों को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें इन सब पर, भाई पैटर्न के बारे में सर ने बता ही दिया है कि 3 चरणों में होता है, भाई प्रीलिम्स है, मेंस है और आगे चलकर इंटरव्यू है। जब तीनों को क्वालिफाई करते हैं तो आप जो सपना सजोए हैं, जिस सपने के लिए आप काम करने वाले हैं, वो सफलता जो मिलेगी वो आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस के रूप में मिलेगी दोस्तों। तो ये सब बातें आपकी क्योंकि सर ने बता ही दी हैं, तो मैं इस पे समय ज्यादा नहीं लगाऊंगा। बाकी टीम के बारे में आपको बता ही दिया गया सर के द्वारा। यदि हम बात करें दोस्तों, मेरा नाम है वेद सिंह, पिछले 8 वर्षों का अनुभव है यूपीएससी फैकल्टी, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ऑप्शनल के तौर पर मैं पढ़ाता हूं। और इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस जो है ये आप लोगों के फाउंडेशन कोर्सेज में मेरे द्वारा लिए जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बोध कक्षा, जो बोध बैच है जो आपको शुरू होने वाला है, इस बोध बैच में मेरी कक्षाएं आपके साथ में शुरू होंगी कब से, तो ये शुरू होने वाली दोस्तों 31 जुलाई से। 31 जुलाई से मैं आपके साथ में रहूंगा इंडियन पॉलिटी का सेक्शन लेकर। उसके बाद यदि बात करूं तो यहां पर आप लोगों का जुलाई 31 को ओरिएंटेशन क्लास होगी, है ना, हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। यहां पर 31 जुलाई से आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का और गवर्नेंस का पोर्शन शुरू हो जाएगा। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों, यहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस हम शुरू करेंगे सितंबर 13, यानी कि 13 सितंबर 2023 से आप लोगों का आईआर का पोर्शन शुरू हो जाएगा। और आगे चलकर निबंध लेखन 5 सत्र मुझे दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को मैं निबंध के लिए तैयार करूंगा, जो शुरू होने वाले हैं जनवरी 29 यानी कि 29 जनवरी 2024 से। मई 2024 हमारा टारगेट होने वाला है। सितंबर में हमारा मेंस होगा और दोस्तों 25 में हमारे पास इंटरव्यू का मौका मिलने वाला है। और इंटरव्यू क्रैक करके मैंने अभी आप लोगों से कहा, आप उस एलाइड क्लास में पहुंच जाएंगे दोस्तों, जिसका आपने सपना सदैव से देखा है, जो आपकी सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों को सुधार देगा, आपको एक बहुत अच्छी परिस्थिति में लेकर चला जाएगा। जब वो कहता है ना कि एक आईएएस बन गया मतलब पीढ़ियों का मामला सुधर गया,
तो उस पीढ़ी का मामला सुधारने के लिए आपको इस पर काम करना है। और केवल कल्पना से काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। यूटोपिया में नहीं रहना है कि नहीं मैं बन जाऊंगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। रास्ता दिखाने के लिए हम आपके साथ होने वाले हैं। तो ये बोध बैच आपके जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी इस बोध बैच का हिस्सा बने, आप बोध बैच में हमसे जुड़े। और फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी आपकी क्लासेस और भी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हम लोगों की, आप डालिए, वेद से डालिए, दीपक से डालिए, आपके सामने लगातार क्लासेस आ जाएंगी। और आप चेक कीजिए जो सिद्धांत आप पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, जैसा शिक्षक आप चाहते हैं, जैसी मेंटरशिप आप चाहते हैं, आपको वो सब चीजें आपके उस शिक्षक में देखने को मिलने वाली है, मात्र 8,000 रुपए में। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, समानता बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि अवसर की समानता सबको दे दी गई, दोस्तों अवसर की समानता से आगे बढ़कर भी कुछ होना चाहिए, जिसी को आप कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही। तो वो सकारात्मक कार्यवाही जो है वो हमारे द्वारा की जा रही है। दोस्तों मात्र 8,000 रुपए में आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और बहुत हमारे लिए भी बड़ा एक सफलता के लिए जरूरी है। यहां पर दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों की कि मेरे द्वारा जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी आपके कोर्सेज कवर करवाने के लिए, इंडियन पॉलिटी हो, PSIR हो, ऑप्शनल हो, वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली बात, दो चीजें एक छात्र के साथ हमेशा होनी चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, केवल पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, हर विषय की बात कर रहा हूं। और दूसरा दोस्तों सिलेबस, ये दो चीजें आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। यदि ये दो चीजें आपके साथ में है तो यकीन मानिए 30% काम आपने कवर कर लिया है, 30% काम आप कवर कर चुके हैं। आपको 70% के लिए काम करना है यदि आपके पास PYQ है और सिलेबस है। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी होने वाला है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपके सदैव साथ रहेंगे। जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उस टॉपिक पर आधारित जो PYQs होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे, जो फर्दर क्वेश्चन आ सकते हैं उसी बेस पर हम उसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा दोस्तों सिलेबस, UPSC सिलेबस कवर सबसे जरूरी चीज है कि मुझे क्या आता है वो जरूरी नहीं है। व्हाट आई नो इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या यूपीएससी की डिमांड है, क्या यूपीएससी का सिलेबस है, यू हैव टू स्टिक विद द सिलेबस। आपको इस सिलेबस से चिपके रहना है। तो वो सिलेबस ही मुझे डिलीवर करना है, वो सिलेबस ही मुझे आपको समझाना है। एक एक टर्म को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा आप लोगों को मैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेरा जो अप्रोच होगा वो प्री प्लस मेंस का होगा। हमारी जो पूरी की पूरी जो टीम है इसका ही पूरा अप्रोच जो होगा वो प्री प्लस मेंस का होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए कोई दोस्तों अलग से मामला नहीं होता है कि हम अलग से कुछ पढ़ेंगे प्री के लिए, मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ेंगे। आपको वही मेंस के लिए पढ़ना है और उसमें से ही प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस को निकालना है। ये कैसे होगा दोस्तों, तो ये आप लगातार यूट्यूब से जुड़िए हमसे, आप देखिए किस प्रकार से हम डील करते हैं चीजों को। तो जैसे ही आप मेंस ओरिएंटेशन में जुड़ेंगे, आपके साथ में प्रीलिम्स टारगेट भी शुरू हो जाएगा। आप प्रीलिम्स को भी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों अगर हम बात करें, मेंस का एक टॉपिक ले लेते हैं, मान लेते हैं संसदीय व्यवस्था या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश ने क्या अपनाया है दोस्तों, हमारे राज व्यवस्था के स्तर पर हमने जो शासन व्यवस्था अपनाई है वो क्या है, वो संसदीय व्यवस्था है। यदि हम बात करें तो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब ऐसे में इससे सवाल उठते हैं मेंस में। सवाल कैसे बनेगा, 2021 का सवाल देखिए आप। एक सवाल आया था कि किस प्रकार से विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, या फिर हाउ लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। ये हो गया मेंस का। अब इसी संसदीय व्यवस्था से प्रीलिम्स का सवाल कैसे निकलता है, आप देखेंगे दोस्तों प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा संसदीय व्यवस्था की इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं। ये हो गया प्रीलिम्स का। तो ऐसा अप्रोच होने के पश्चात ही आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं या कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा दोस्तों मामला। तो आपका अप्रोच, हमारा जो अप्रोच होने वाला है वो प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड होगा, जिसमें आपको एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर स्थापित किया जाएगा। और कोशिश पूरी होगी दोस्तों हमारी ओर से कि हम आपको 100%, और कोशिश तो खैर क्या दोस्तों, जब मैंने गारंटी की बात कर ही दी है तो गारंटी का मतलब ये हो गया कि सब कुछ दिया जाएगा आपको यहां से। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो तरीका होगा ये होगा एक्सप्लेनेशन थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। आपकी प्रत्येक कक्षा में, चाहे वो किसी भी विषय की जो मैं ले रहा हूं, उसमें आप लोगों को डिफरेंट फ्लो चार्ट्स के माध्यम से समझाया जाएगा, ताकि आपके रिवीजन के समय वो समय कम ले, रिवीजन में आप कम समय में ज्यादा चीजों को रिकॉल कर सकें, रिवाइज कर सकें, और साथ में जो फ्लो चार्ट्स होंगे इसके माध्यम से आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा अप्रोच मेरी ओर से होने वाला है। मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो इस प्रकार की है। और यकीन मानिए अगर आप YouTube पे जुड़े हुए हैं, अगर आप YouTube पे नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों पाथफाइंडर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी क्लासेस लगातार वहां चलती हैं, आप वहां पर देखिए, ऑडिट कीजिए चीजों का, फैकल्टी को देखिए, अपनी टीम को देखिए, और उसके बाद इस बात का निर्णय कीजिए कि आप जो चीज प्राप्त कर रहे हैं मात्र 8,000 में, वो चीज दोस्तों 2 लाख रुपए में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती है। बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे द्वारा जो कोर्स कराए जाएंगे जिसमें,
तो इसको इन कोर्सेज में दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, तो यहां पर एनसीईआरटी होंगी दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत होगा, डीडी बसु और बीके शर्मा। इवन इसमें आप लोगों के इग्नू के जो नोट्स हैं, क्योंकि काफी बार बच्चा जो है बड़े डाउट में होता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ूं, डीडी बसु पढ़ूं, या इसके अलावा बीके शर्मा पढ़ूं, बृजकिशोर शर्मा पढ़ूं, एनसीईआरटी पढ़ूं, इग्नू के नोट्स पढ़ूं। ये सब चीजें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, किसके द्वारा? सुपर नोट्स के द्वारा। इन सब का जो क्रक्स है, इन सब का जो निचोड़ है जिसे कहते हैं, वो सब आप लोगों को मेरे द्वारा तैयार किए गए सुपर नोट्स में मिलने वाले हैं। इन सुपर नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप अपने रेफरेंस के लिए चीजों को पढ़ सकते हैं। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं दोस्तों, और किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप डाउट में रहते हैं, मैं आपके उस डाउट को खत्म करने की बात कर रहा हूं कि आपको 10 जगह नहीं भागना है, आप एक ही चीज को 10 बार पढ़िए। और ये सब चीजें जो आप पॉलिटिकली देखते हैं, ये सब चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। और साथ में आप लोगों को प्रत्येक कक्षा में मिलेंगे सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब है जो मैं कक्षा में पढ़ाने वाला हूं उसके जो शॉर्ट नोट्स टाइप के होते हैं, जो जिसमें आपको काफी एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको केवल क्लास में बैठना है समझने के लिए, सिर्फ आप समझिए कि शिक्षक कहना क्या चाहता है। बाकी हर चीज आपके पास प्रोवाइड कराई जाएगी सुपर नोट्स के तौर पर और साथ में सिनॉप्सिस के तौर पर। ये दोस्तों कुछ मेरा अप्रोच होने वाला है। और यकीन मानिए, प्री प्लस मेंस ओरिएंटेशन के साथ में हम लोग आप लोगों का 2024 का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्वालिफाई करवा के आपको उस स्तर पर पहुंचा देंगे जो सफलता आपने सोची है अपने जीवन में। तो दोस्तों, ये था मेरे द्वारा ये एक तरीके से जो मुझे बताया जाना है आपको कि मैं किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला हूं, क्या क्या हमारा अप्रोच होने वाला है, किस प्रकार से चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे और क्यों, वाई पाथफाइंडर हिंदी, क्यों केवल पाथफाइंडर हिंदी, क्यों कोई और नहीं। तो इसके पीछे पूरा रीजन हमने बताया आप लोगों को। अब मैं आगे अमित सर को फॉरवर्ड करता हूं चीजों को। अमित सर आपको इसके बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी देंगे। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। ओवर टू अमित सर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर पर अमित कुमार XIRS। आज हम यहां पर इस चीज को बड़ा गौर करते हैं, बड़ा देखते हैं। आजकल सबका सपना है IAS बनना, IPS बनना, IRS बनना, और इसमें अनअकैडमी का रोल बहुत पहले से रहा है। अगर डिजिटल उसकी बात करें प्लेटफॉर्म की, तो अनअकैडमी शायद UPSC में पहला लाने वाला है। अनअकैडमी बहुत दिनों से दे रहा है सिलेक्शन, लगातार देता जा रहा है आपको सभी को। कितने IAS बने, इस बार तो हर तीसरा बच्चा अनअकैडमी से है। सो अब बात यहां पर आती है कि UPSC निकाले कैसे। UPSC में सपना हम कैसे देखते हैं, सपना देख लेते हैं तो पूरा कैसे होगा। ये बड़ी सारी समस्याएं हैं हमारे सामने। और समस्या अगर हमने समस्या खत्म कैसे होगी, और समस्या कई प्रकार की होती है। एक तो हम दिल्ली आकर तैयारी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फीस दे सकते हैं, लेकिन हमें गाइडेंस का नहीं पता है। गाइडेंस कैसे मिलेगा, पेपर कैसे लिखेंगे, पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, क्रैक कैसे करेंगे UPSC प्रीलिम्स को। हमें किताबें मिल जाती हैं, हमें पढ़ना पता हो जाता है, क्योंकि हम अभी तक ग्रेजुएशन या इंटर तक पढ़ते ही चले आए हैं। लेकिन वो एक एकेडमिक पढ़ाई थी, यह एक UPSC की पढ़ाई है। और आप जानते हैं कि यह सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और UPSC साधारण तो है नहीं कि ऐसे आए और पढ़ के निकल गए। एक तो उनकी समस्या है कि ये कैसे निकालें, 4-4, 5-5 साल यहाँ टाइम देते हैं और फिर इसके बाद वापस चले जाते हैं। इसके बाद दूसरी समस्या आती है कि अच्छे टीचर मिले, टीचर यहां पर अपडेटेड मिले, आज के पैटर्न को फॉलो करने वाला हो। कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल लेते, उनके पीछे क्या रोल था, वैसा टीचर अगर हमें मिल जाए, वैसे में फैकल्टी मिल जाए जिन्हें एक अटेम्प्ट में जिन बच्चों को निकलवा दिया है, वो आपको भी फायदेमंद कर सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो गए। इसके बाद एक और समस्या आती है कि अब आता है कि ये गांव से लोग यहां पर आ नहीं पाते, पैसे नहीं हैं, इतनी फीस नहीं है कि वो यहां पर आ पाए। फीस होती तो दिल्ली आ सकता था, कहीं भी बड़े वहां जा सकता था जहां ऑफलाइन चलती। अब बात ये पैसे की भी है, बजट भी नहीं है, तो ये समस्या है कि हम घर से ले सकते। इसके लिए देखते हुए सोचा गया कि भाई इतने कम
चीजें शुरू कर, इतने कम पैसे में शुरू करें जहां हर घर का बच्चे का एक सपना पूरा हो जाए, हर माँ बाप का। इसके बाद दूसरी समस्या यह है कि जो हमारी एक सोच है, जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है, लेकिन इसके पहले हमारे माँ बाप की थोड़ा सा सोच अलग होती है कि नहीं, लड़का तो एक बार जा सकता, लड़की नहीं जा सकती है। और फिर फीस अफोर्डेबल होती नहीं है, पढ़ेगी नहीं लड़की। इसके लिए हमने बैच शुरू किया, बोध बैच 7999 का। अन अकेडमी ने इसको लेके आया कि आपको जिम्मेदारी दी हम सब लोगों को कि कम से कम पैसे में 7999 कितना होता है, कुछ नहीं। आप सभी को आईएएस बनाने की जिम्मेदारी, जो जिसका सपना है उसको पंख तो लगा ही सकते हो। सेल्फ स्टडी जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, बुक्स भी जरूरी है, लेकिन एक गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन देने वाला, आपके डाउट्स को क्लियर करने वाला भी टीचर बहुत जरूरी है, फैकल्टी बहुत जरूरी है इसके लिए। कई बार हम होते हैं कि पढ़ते हैं, समझते हैं बात को लेकर, और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के दे दिया हमें समझ नहीं आता, फिर हम सोचते हैं कैसे होगा, दूसरे का सही हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, मेरी समझ इतनी कम कैसे है। उसमें आपकी मदद करता है आपका टीचर, क्योंकि आपके नॉलेज को थोड़ा सा एलोबरेट ही तो करना है, इंक्रीज ही तो करना है, आपको समझने की पावर ही तो देनी है, समझने का ट्रिक देना है, पावर तो आपके पास है। तो ये चीजें हम शुरू कर लेते हैं तो हमारा आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है। हमें चीजों को, जब भी हम आईएएस की तैयारी करते हैं, जब भी हम सपना देखते हैं, ये तब शुरुआत होती है सपने की। इसके कई सारे पहलू होते हैं सपने के। एक तो हम जब कभी जाते हैं, देखते हैं, आपके घर में कभी पुलिस वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, सो वहां पर माँ बाप को देखते हुए कि जी साहब जी साहब जी साहब करते हैं, देखते हैं, तो आपके पापा का वहां पर सपना होता है कि ये मेरा बेटा कुछ ऐसा कर ले कि जब कभी समस्या ऐसी आए तो समाधान हो जाए। ये लोग बड़ा प्रताड़ित करते हैं। तब आपके सपने आपके पापा जीना शुरू कर देते हैं जब बहुत छोटे होते हैं। जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो आपको समझाते हैं क्या बनोगे। आपने कहा कि मैं ये बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, या हो सकता है और भी सपना हो आईआईटी का कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो आपके पापा कहते हैं बेटा आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, और हम फिर उस पर गौर करने लगते हैं ऐसा क्या है इसमें, तो पावर देखते हैं, मिलते हैं। आप नहीं मिलते तो आपके फादर, आपके मोहल्ले के बताते हैं कि ऐसा सा है, ये उनका लड़का गया है, देख रहे हो आईएएस बन गया। मोटिवेट होते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं, जानने की शुरू करते हैं कैसे। फिर उसके बाद पापा की समस्या आती है कि पापा के पास पैसे है ही नहीं, पापा इतना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। लेकिन अब आपके पास चांस है इस चीज को लेकर कि आप इसको घर बैठे आईएएस बनने का सपना देख सकते हैं। दूसरा एक और होता है कि हम आईएएस बनने के कई सारी चीजें और होती हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, शादी में जरूर आना। उसमें वो पहले एक एसएससी का ऑफिसर होता है, एसएससी के थ्रू सिलेक्ट होता है, उसमें ऑफिसर होता है, सीएचएसएल क्रॉस करके एक क्लर्क की जॉब मिलती है उसको। इसके बाद वो दर्द मिलता है उसको, आईएएस बन जाता है 6 साल बाद। ये मैं रियल घटना, इसकी बहुत सारी रियल घटनाएं ऐसी हुई हैं। कई बार बात लग जाती है कि अब मैं ये करके तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, अब करके दिखाऊंगा, और आपको यह है कि मैं सीधा उसको रिजल्ट दिखाऊं कि कैसे हो, मैं आईएएस बन गया देखो आज। अगर वो दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचते हैं घर से किसी को पता भी नहीं चले और पढ़ते रहें, चुपचाप मेहनत करें, सर से बातें करें और सारी डाउट्स अपने क्लियर करें, तो आप वहां घर से भी कर सकते हो। ये चीजें होती जाती हैं। इसके साथ साथ हो सकता है आपकी किसी ने कह दिया कि तुम मेरा क्या, कई सारी बातें कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, तुम्हारे बस का ये सब है ही नहीं है, वो भी बातें लगती हैं। है बस का,
पाथफाइंडर में जो टीचर है हमारे दीपक सर, आप बता सकते हो कि अनअकैडमी एक ऐसा लाया है, ऐसी चीजें हैं जो आपके मन में वो बातें आनी चाहिए कि हम इसमें आईएएस बन सकते हैं इनकी मदद से सर के, और घर बैठे तब लोग आपको देखेंगे कि अच्छा ये आईएएस बन गया, आज इसने हमने कह क्या दिया है तो आईएएस बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब यहां पर ये तो हो गई सपनों की बातें, लड़कियों की बातें। लड़कियों को नहीं भेजते हैं, लड़कियां घर से पढ़ सकती हैं, बेटियां हमारी बहनें घर से पढ़कर आईएएस बन सकती हैं। आजकल ऑनलाइन से बहुत बच्चों को मदद मिल रही है, तो आप वहां से आईएएस बन सकते हो। उसके साथ बस आपको सपोर्ट, मेंटोर की जरूरत होती है, क्लास की जरूरत होती है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पैसे ज्यादा नहीं हो तो भी हम हैं आपके साथ। 7999 कोई खास तो है नहीं, इतने में आप अगर आईएएस बन सकते हैं तो इससे अच्छा चांस कहां मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता है। अब बात आती है कि ये तो सर हो सकता है कि आपने ये सारी चीजें कर दी, अनअकैडमी ने हमारे लिए बड़ा अच्छा कर दिया, कम पैसे में ले आए, टीचर अच्छे ले आए, फैकल्टी अच्छी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है हिंदी और इंग्लिश का। आजकल 70-90% इंग्लिश का सिलेक्शन होता है, हिंदी का क्यों नहीं होता? हिंदी में ऐसा क्यों होता है कि सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरी बात यह है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, फर्क ये नहीं पड़ता है। इंसान वो भी है इंसान, आप भी हो, खाना वही वो खाता है, खाना वही आप खाते हो। बस वो इंग्लिश में उसको कुछ चीजों का नाम ले लेगा, मान लो वेजिटेबल को, सब्जी को वेजिटेबल कहेगा, आप सब्जी को, कोई फर्क है इसमें क्या? नहीं। अगर वो किसी चीज की परिभाषा लिखता है, डेफिनेशन लिखता है, तो वो इंग्लिश में लिखेगा, आप हिंदी में लिखोगे। मान लो कि एक लैटिट्यूड है, अक्षांश की परिभाषा, वो लिखेगा कि लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप हिंदी में लिखोगे कि अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। बस चीज तो एक ही है, तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कुछ बिंदु हैं जिस पर हम ध्यान देंगे, पॉइंट हैं जिस पर हम ध्यान देंगे, जिस पर आपको अमल करना होगा और आपको बात माननी होगी, और हम उस पर आपके पूरी तरीके से जी जान से आपके साथ रहेंगे। हमारे सभी एडुकेटर भी आपके साथ रहेंगे। वो क्या है कि हमें जो हम पढ़ते हैं, कभी कभार हमें वो पूरा कंटेंट, जो कंटेंट आपका इंग्लिश में है, वो हिंदी में टीचर आपको, या आप मार्केट में जाते हैं तो हिंदी में लेके आते, इंग्लिश आप समझ नहीं पाते उतनी, तो वो प्रॉब्लम आती है। हम उसको, चाहे वो किसी बुक से हो, हम लोग उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करते हैं और हिंदी में सब कुछ देते हैं जो इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, और आपको हम उसमें मदद भी करते हैं। एक तो वो कंटेंट की समस्या ये होती है, तो कंटेंट के लिए हम हैं। दूसरी समस्या ये है कि सर उनमें क्या ऐसी क्षमता होती है जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते, बहुत सारी चीजें उनके पास होता है, या पावर कुछ ज्यादा होती है, कोई सुपरमैन है? नहीं। सोचने की क्षमता, अभी तक इंटर में थे आप, ग्रेजुएशन में थे, तब तो हिंदी इंग्लिश का कोई माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। इंटर में वो भी 80% लेके आया, 90% लेके आया, इंग्लिश वाला 90 लेके आया, आप भी 90 लेके आए, वो भी 60% है, आप भी 60% हो। तो फिर यहां क्यों डिस्क्रिमिनेशन? थोड़ा ना, यहां पर यूपीएससी डिस्क्रिमिनेट थोड़ा ना कर रहा है आपको, भेदभाव नहीं होता आपके साथ। बात ये आती है, एक तो हमारे मन से ये निकाल देना है कि मैं हिंदी मीडियम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हिंदी मीडियम हो, आप सब कुछ कर सकते हो, यह हमेशा होना चाहिए। बात यह है कि जो उसको गाइड कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो पढ़ रहा है, वो थोड़ा सा अपडेटेड चीजों को ध्यान देता है। उसको जो गाइड करने वाले हैं वो लगातार सही गाइडेंस वाला बच्चा मिलता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में क्या सिलेक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा इसलिए हो गए कि निकलने लगे। अब उन्हें जो गाइड करेगा वो निकला हुआ करेगा, आपको जो गाइड करेगा जो खुद नहीं निकला होगा। आपके भैया कहीं तैयारी कर रहे होंगे, आप उनसे पूछोगे भैया मुझे कैसे करना चाहिए,
वो आपको सलाह देगा किताबें रट डालो, ये किताबें पढ़ डालो। अब आप भी रटने में लग गए कि भैया मुझे तो विवेकानंद बनना था, पूरा एक एक शब्द रटा होना चाहिए हमारे अंदर, दिमाग में पूरा घुसा होना चाहिए। अब ये नहीं बताते कि समझना कैसे। आप ये सोचो, जो भैया का खुद नहीं 10 साल से निकला, 6 साल से नहीं निकला, वो आपको कैसे गाइडेंस दे सकता है? सही गाइड तो नहीं दे सकता। और टीचर उस चीज को या तो सिलेक्टेड होगा या तो फेस करके आया है, अब पढ़ा रहा लगातार, सिलेक्शन दे रहा लगातार, उसको हर चीज मालूम है सिलेक्शन कैसे दिलाना है। लड़का फेल कहां पर होता है, कमी क्या है, उस चीज को जानता है, आपकी कमी को फुलफिल करता है, आपके अंदर जो कमी है वो फुलफिल होती है। सो यहां पर लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे चाहिए, टारगेट कैसा रखना चाहिए हमको, और कैसे हम चीजों को समझने की क्षमता बढ़ानी है, कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम लिंक कर सकते हैं, ये इस चीज पर हमें काम करना होगा। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीने पढ़ाई करो, टीचर का सपोर्ट रहे, 3 महीने बाद आपको महसूस होने लगेगा कि मैं आईएएस बन सकता हूं। लेकिन टीचर के कहने पर भी चलना होता है। सेल्फ स्टडी तो करनी होती है, लेकिन थोड़ा मानना भी पड़ता है कि ये चीज जो दे रहा है, बता रहा है, कुछ तो कर रहा होगा। ये चीजें आपके साथ आती हैं, ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। इसके बाद फिर हमने शुरू भी कर देते तैयारी कि चलो ठीक है कर लेते हैं। फिर आती है, मुद्दा आता है, बात ये आती है कि आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके खास मित्र आपको डीमोटिवेट कर देते हैं कि यार किसी का हो रहा है क्या हिंदी मीडियम में सिलेक्शन, आपका कैसे हो जाएगा। अब जब आपके मन में 3-4 लोगों ने कहा, आप डिमोटिवेट हो गए, आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। कोई कहने दो कि ठीक है यार हो जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, तुम अपना देखो, मेरी चिंता मत करो, है ना। और हम कई इस चीज को डिमोटिवेट होकर कि यार ये कह रहा है, वो भी कह रहा है, इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ और मेरा भी नहीं होगा। आपका क्यों नहीं हुआ? आप सबसे अलग हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी उसकी मैच नहीं कर रही है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जो वो नहीं कर पाया वो मैं भी नहीं कर पाऊंगा? हर चीज की एबिलिटी, हर चीज की क्वालिटी अलग होती है। हर चीज का एक आपका अलग क्षमता है, सबसे अलग क्षमता है, आपकी अलग पहचान है, अलग चीजें हैं। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो उससे? आप उसे करके दिखाने का जज्बा रखो कि मैं इसे करके दिखाऊंगा, मैं इसे ऐसा बन के दिखाऊंगा। ऐसे कैसे कह सकता है कोई कि मैं नहीं कर सकता ऐसा? मैं कर सकता हूं। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, हर हफ्ते या हर 3 दिन बाद, 5 दिन बाद ये दिमाग में आता है कि यार कितना पढ़ूं या कैसे पढ़ूं, हो नहीं पा रहा, डीमोटिवेट होते हो। तो इसमें डीमोटिवेट होने के लिए हम सर्च करने लगते हैं कि भाई मोटिवेशनल वीडियो हम देखे, एक दिन जोश आया, दूसरे दिन फिर खत्म। आपको मोटिवेट होना है तो खुद से मोटिवेट होने का सोच लो। खुद से जब हम मोटिवेट होते हैं, अपने से बड़ा मोटिवेटर कोई दूसरा होता ही नहीं है। आपको तो एक ये जो मैं बता दूं आपको कि जब आपको ये मौका मिलता है, आपने कहा कि सर मेरे साथ बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको मौका मिला है कि हिंदी मीडियम में बोध बैच से आप अनअकैडमी पर एडमिशन लो, पाथफाइंडर पर, और आप उसे पढ़ो। मौका ये मिल गया। अब आप मोटिवेट, आप सोचो कि मुझे जो सभी को नहीं पता है, जो सभी कोई जाता है वहां पर और उसे निराशा मिलती है, कोई चीजें हैं जो नहीं कर सकता था या जिसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे वो भी नहीं कर, आज मेरे पास ये चीज व्यवस्था मिल गई है। अभी तक ये रोना था कि ये चीजें नहीं थी, मुझे मिला है, तो क्यों मिला होगा मुझे? अगर ये मैं आज आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, इतने कम पैसे मुझे गांव से मिल रही व्यवस्था, तो कुछ तो ईश्वर ने चाहा होगा, कुछ तो हुआ होगा मेरे साथ, जो मैंने कुछ अच्छी चीज की होगी, जब आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं भी आईएएस बनकर दिखा सकता हूं। और आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो बार बार सोचो इस चीज को। कुछ ऐसे लोग
कि जो निराश हो चुके हैं, जो बहुत सारे लोग जो परेशान है, जिन्हें यह भी नहीं मिल रहा, जो आईएएस की सोच भी नहीं रहे, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। मैं उनसे तो बेहतर हूं, ज्ञान ले रहा हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो मुझ में कुछ तो बात है जो मैं कर सकता हूं। आप आईएएस के लिए आप वहां जब सोचोगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे कि नहीं, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मैं आईएएस बन के दिखा दूंगा। और सीखना है, मोटिवेट होना है। सो उनसे मोटिवेट हुई जो पहले किसी ने किया, जैसे विवेकानंद, अब्दुल कलाम। अगर ये धैर्य छोड़ देते, ये डिमोटिवेट हो जाते, तो आज क्या होता? देश को कुछ दे पाते? नहीं। आपने सोचा है कि मैं आईएएस बनने के बाद जो मेरे पापा, जो मेरे गांव, जो समस्याएं मैं देख रहा हूं, उसको सुधार सकता हूं, उसको बदल सकता हूं ब्यूरोक्रेट बनकर। और जो आप समस्या झेल रहे हो, वो समस्या दूसरा कोई ना झेलने पाए, वो समस्या दूसरे के साथ ना होने पाए, ये भी आपको मोटिवेट करता है। जब इसे सोचोगे कि मैं ये बदल सकता हूं आईएएस बनने के बाद, मैं इस चीजों को चेंज कर सकता हूं आईएएस बनने के बाद, आप 100% उसको बदलना शुरू कर दोगे। 100% आप अपने आप को बदलना शुरू कर दोगे, चीजें बदलने लगेंगी और आप मोटिवेट हो जाओगे। आप सोचो कि आप लाखों में से एक हो जिसे आईएएस बनना है। उन लाखों की भीड़ में से आपको 1000 की भीड़ में आना है और उसमें सिलेक्शन लेके जाना है। जब ये मन में बैठ जाएगा ना कि मुझे सिलेक्शन चाहिए एनी हाउ, उसके लिए रात दिन करना पड़े, उसके लिए कहो कि सर आप मुझे बस बताओ क्या करना है, मैं रेडी हूं हर चीज करने के लिए। आप जब इस तरीके से तन मन से लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। एक आपने सुना है ना कि जब आप कोई चीज दिल से चाहो, दिल से करो, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में। तो आप करिए ना, आपको कायनात तो मिलाने में लगी जाएगी, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपकी उसमें मदद करेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे, आपके साथ आएंगे हम। तो अब देर किस बात की है, देर किस चीज की है? अब ऐसा मौका मिला है, ऐसी चीजें आपके पास है, डिजिटल में रिवॉल्यूशन है, हर घर में आजकल तो ऐसा है नहीं कि डिजिटल फोन ना हो किसी के पास, एंड्रॉयड फोन ना हो, डिजिटल तो सभी जगह पहुंच सकता है एंड्रॉयड फोन पे। आप उसमें से बैच लो, बैच को देखो, पढ़ो और काम करो, सिर्फ इतना ही काम रहना चाहिए। आप देखो, देखते देखते आप आईएएस कब बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। आप कंपटीशन करो अपने से ज्यादा वाले से, आप कंपटीशन करो 1000 में से एक आने वाले में, आप कंपटीशन करो खुद से डेली, आज मैंने इतना किया, कल इससे बेहतर करके दिखाऊंगा मैं। जब अपने से कंपटीशन होने लगेगी तब देखना आप। और अगर सोचो कि एक दिन में मैं कुछ ऐसा कर लूं, एक दिन में मुझे पता चल जाए कि मैं आईएएस लायक हूं कि नहीं हूं, एक दिन में मुझे इतना याद हो जाए तो समझो मैं आईएएस बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप कोई काम करते हो, सीखते हो, पढ़ाई करते हो, क्या कभी 12th में डायरेक्ट आए हो क्या? नहीं। आप जिम करने जाते हो तो क्या ट्रेनर कहता है क्या कि आप नहीं भाई कल ही आपकी बॉडी मेरे जैसा बन जाएगी? नहीं, वो कहता 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ऐसा होगा, और मैं तो 10 साल से कर रहा हूं तब ऐसी है। मेंटेन करना पड़ता है उसको। तो मेंटेन क्यों कर रहा है? क्योंकि कंसिस्टेंसी है उसके पास। ऐसे आपको भी यूपीएससी में लगातार डेली ग्रो करना है, खुद से ज्यादा देखना है, आज मैंने इतना किया, कल इससे ज्यादा करूंगा और बेहतर करूंगा। और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है इसमें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी कैसे? जैसे आप है, कोई भी चीज होती है कि हम जब दिल से करते हैं कोई चीज या कुछ ऐसा, आप सोच लो, छोटी सी बात होती है लाइफ की कि जब हमें पहली बार किसी से प्यार होता है तो हम क्या करते हैं, उसको टाइम इतना देते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। नहीं अब फ्री हुआ हूं, तुरंत करना है, मैसेज, कॉल, ये वो फलान, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। प्यार बढ़ने लगता है, दोस्ती बढ़ जाती है, प्यार में बदल जाती है, प्यार से शादी में बदल जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं।
तो आपने प्रोसेस किया ना, उसका कंसिस्टेंसी ध्यान दिया ना उस पर, तो आईएएस में क्यों नहीं ध्यान देते? ये तो एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसी चीजें हैं जो आप प्यार से ज्यादा मिल जाएगा आपको, इसमें आप प्यार भी मिल जाएगा। तो इसमें कंसिस्टेंसी अगर उतना ध्यान दे दिया, आपका आईएएस बनना तय है। तो हर चीज कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और आपका डेडिकेशन चाहती है। हर चीज, कुछ भी कर सकते हो, तो हमें वो चीज करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान देना है, इस चीज को हमें बदलना है, इस चीज को हमें समझना है। हम ऐसे कर लेंगे तो आईएएस बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर आईएएस बनने से कोई रोकता है आपको, तो वो आप खुद होते हो कि मैं रुक रहा हूं। यूपीएससी में सिलेक्शन लेने से अगर कोई रोकता है तो खुद होते हैं हम कि हमें रोक रहा है कोई, क्योंकि हम अपने आप से हार मान लेते हैं, हम अपने आप से सोच लेते हैं कि यार ये हमसे ना हो पाएगा। हम अगर ये सोच ले कि मुझसे ही हो पाएगा, बाकी से हो ना हो, मैं इसे करके जरूर दिखा दूंगा, आप कर दोगे? ये आपको करना होगा, ये चीजें आपको शुरुआत करनी होगी। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ना है। और जो हमारा बैच आ रहा है, बोध बैच, वो आ रहा है आपका 15 जुलाई से, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय भूगोल, आपदा प्रबंधन, विश्व का भूगोल, विश्व इतिहास, कला और संस्कृति। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें पड़ी हुई हैं सारी, कौन कब कब से शुरू होगी, कैसे कैसे होगी। 15 जुलाई से हमारा शुरुआत हो रहा है इसका। 15 जुलाई, 9 अक्टूबर, 29 अगस्त, 23 दिसंबर, तो ये सारी हमारी डेट्स हैं इसमें जो आपको मिलेंगी यहां पर। सो हमें इस पर ध्यान देना है, आपको ज्वाइन करना है बोध बैच 7999 में, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। और साथ ही साथ हमारे इस पहल को साकार करना है। हमारी जो पहल है, घर घर बच्चे को जानना, घर घर तक बच्चे तक पहुंचना, हर बच्चे के आईएएस को यूपीएससी पास करने की जो एक टारगेट है, सपना है, उसको पूरा करना। और आप अपने साथ साथ हर उस व्यक्ति को बता सकते हो जो इस चीज को, सपने के बारे में कभी सुना था या सोचा था, जिसके माँ बाप ने सुना था, सोचा था या कहते हैं, तो आप उनको सबको बता सकते हो कि आज उसे मौका है कि वो कर सकता है। अगर इस क्रांति में नहीं कर पाए, इस चीज में नहीं कर पाए, अभी नहीं कर पाए, लेट हो गए, तो फिर कैसे होगा? जैसे समय निकलता है, हमारा समय और दिमाग दोनों बदलता जाता है। इसलिए समय को मत बदलो, समय के साथ चलने की कोशिश करो और समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करो, और जल्दी से जल्दी उस चीज को प्राप्त करने का जो आपका टारगेट है, उसके प्रति इतना समर्पण करो कि वो आपको मिले। उसमें मेहनत करो, जी जान लगा दो, और हर चीज में उसके आपके साथ हम होंगे, हमारी टीम होगी, हमारा अनअकैडमी आपके साथ है, हर तरीके से हम आपके साथ होंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू। अब आएंगे आपको मेरे बाद जो आपको बताएंगे इम्तियाज सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंडिया के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर के द्वारा ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है बोध। वो भी 24 के जो भी अभ्यर्थी हैं जो 24 में यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए इंडिया के सबसे शानदार एजुकेटर के द्वारा ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों, जहां पे मैं इम्तियाज अहमद आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीसैट एंड साइंस और टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जो मेरी बैच स्टार्ट हो रही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वो बैच 17 अगस्त को स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच में मैं बिल्कुल बेसिक से, यानी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, और इसके साथ ही क्लास 11 और क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के भी टॉपिक को कवर करूंगा। जनरल साइंस में हम जो पढ़ेंगे, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ेंगे, जहां पे हमारा ज्यादा फोकस बायो में होगा। इसके साथ ही हम करेंट अफेयर्स के स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी,
डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि बिना बेसिक के हम एडवांस लेवल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करेंट अफेयर्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे मैं आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, और इसके साथ ही मैं आपको सी सेट भी कवर करने जा रहा हूं, जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है 30 नवंबर से। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो सी सेट का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जब से सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग गया है तब से सी सेट के पेपर का लेवल इंक्रीज होते बढ़ते जा रहा है। आपने 2023 सी सेट का पेपर देखा होगा, जहां पे मैथ्स के ये लेंदी क्वेश्चन, रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हर एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा कठिन हो गया था। तो ये जो हमारा बैच है वो बिल्कुल नए बदलते हुए पैटर्न पे सी सेट का बैच है दोस्तों, जहां पे संख्या पद्धति का वेटेज ज्यादा होगा, जहां पे क्रमचय एंड संचय, जिसको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो वहां से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे कराए जाएंगे। इसके साथ ही आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और डेटा सफिशिएंसी भी कराया जाएगा। तो ये बैच दो मैं कवर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अगर मैं 2 का रिजल्ट देखूं तो हर तीसरे में से एक अनअकैडमी से सिलेक्शन हुआ है। 22 का रिजल्ट देखा जाए, जहां पे टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 333 लर्नर्स जो है वो अनअकैडमी से हैं। एक बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच देखें तो 3 लर्नर्स हैं, 1 से 100 के बीच देखें 41 लर्नर्स हैं, और टोटल 333 लर्नर्स हैं। यानी हर तीसरा में से एक जो है वो आपके अनअकैडमी से हो। नेक्स्ट ईयर आप भी हो सकते हैं। तो आप देखिए क्या है, देखिए हमारा जो अग्निपथ बैच है ना, मात्र 8000 में बैच है, यानी 7999 रुपए में ये बैच है, वो भी इंडिया के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर के द्वारा। और ये बैच 3 जुलाई से स्टार्ट है दोस्तों। इस बैच में आपको इंडिया के सबसे अच्छे, सबसे शानदार, जो लगातार हर साल सिलेक्शन देते आ रहे हैं, वो एजुकेटर पढ़ाएंगे। आपको जो कोड अप्लाई करना है दोस्तों, वो IE10 कोड अप्लाई करना है। इस कोड को याद रख ले, IE10 कोड डाल के आप फटाफट इसको इनरोल करें, है ना। कोड आपको क्या डालना है, IE10 कोड डाल के आप इसको इनरोल कर दें। अच्छा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस बैच में हम 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेज होगी, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। ये बैच जो होगा हमारा वो 8 मंथ्स का होगा और 100% सिलेबस कवरेज, ठीक है। और इसके साथ ही आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 40 टेस्ट आपको प्रीलिम्स का मिलेगा, मेंस का 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, और इसके साथ ही आपको मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में टॉपर हो चुके हैं, है ना। और इसके साथ ही आपको मॉक इंटरव्यू का भी सारी चीज मिलेगी। तो ये सारी चीज मात्र आपको 8000 में मिल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते थे दोस्तों, जब मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करता था तो 8000 में मुझे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलता था। लेकिन हर घर में लोग आईएएस बनने का सपना पूरा हो, इसलिए ये अफोर्डेबल प्राइस, इससे सस्ता प्राइस, है ना, पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। और उसी के साथ दूसरी चीज, वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की फीस पे कहीं ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते थे। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, इससे सस्ता, इससे अच्छा बैच, इससे सस्ता, इससे अच्छा बैच आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप सिर्फ सी सेट का बैच लेना चाहते हैं, जहां पे सिर्फ सी सेट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जहां सी सेट के सारे सेगमेंट्स कवर कराने जा रहे हैं, वो भी सी सेट का बिल्कुल बदलता हुआ पैटर्न पे है ना। ये बैच 1 जुलाई से स्टार्ट है। आप इसको जाइए, फटाफट इनरोल करिए, कुछ ही सीट बचे हुए हैं। आपको जो इनरोलमेंट में कोड अप्लाई करना है, IE10 कोड अप्लाई करना है, IE10 कोड अप्लाई करके आप इस बैच को ले सकते हैं। हर क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया जाएगा। क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक होगा, जहां पे आपको अगर मैथ्स आता है, नहीं आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। मैथ्स आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। दूसरी चीज, इस बैच में आपको है ना, आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, PYQs और CSAT क्लासेस सब कुछ है। यानी क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे इस बैच में, तो इस बैच को भी आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, लिंक पे जाइए और वहां से जाके आप बैच को परचेज करिए और कोड IE10 डालिएगा। सेकेंड चीज, अगर आपको बैच लेने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका गूगल फॉर्म है बेटा, आप वहां पे गूगल फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर देगी। तो जल्दी जल्दी जाइए, फटाफट इनरोल कर लिए, बैच स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से। थैंक यू दोस्तों।